आज हम फिर वापस आ गए हैं। ठीक है, तो हम आज वीडियो के साथ आए थे ब्यूटिक एक्सरसाइज के, जिस तरह हम कंटिन्यूशन पीछे से कर रहे थे। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया स्ट्रेचिंग के चैप्टर में। अब हम चलते हैं रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट होती है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से। ठीक है, सबसे पहले हम चीज़ देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इमोबिलाइजेशन और रीमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास मोबिलिटी का डिक्रीज होना है। ठीक है, जब हमारे पास मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इमोबिलाइजेशन का मतलब हो गया हमारे पास मोबिलिटी डिक्रीज होना या बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाना। ठीक है, दूसरा हमारे पास है रीमोबिलाइजेशन, मतलब जो मोबिलिटी हमारे पास कम है उसको दोबारा से रीमोबिलाइज कराना। ठीक है, हमने कहा कि जो हमारे पास मोबिलिटी कम है हम उसको दोबारा से रिवाइव करवा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम मोबिलिटी को इंक्रीज करा रहे हैं या रिटर्न करा रहे हैं उसको नॉर्मलाइज की तरफ। ठीक है, वापस। अब हम आते हैं, हमने कहा मोबिलिटी को हमने ले लिया कि इमोबिलाइजेशन में मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, रीमोबिलाइजेशन में मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इनका रिस्पॉन्स क्या है। रिस्पॉन्स के स्ट्रेचिंग है मोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास हम टॉपिक पढ़ रहे थे। बेसिकली ये जिस टॉपिक के अंदर आया था वो हमारे पास थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ठीक है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में थे, तो हमारे पास क्या आ गया, रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड रिमोबिलाइजेशन का टॉपिक। सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। ठीक है, सिंपली हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं हम उनको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मसल लॉन्ग टाइम के लिए इमोबिलाइज है, मसल इमोबिलाइज है, मतलब उसकी मोबिलिटी कम हुई हुई है काफ़ी टाइम के लिए, हम ये कह सकते हैं इमोबिलाइज क्यों हो सकता है जॉइंट। ठीक है, या तो कोई इंजरी हो गई है तो उसको मोबिलिटी उसकी कम हो गई है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से नहीं मोबिलाइज हो गया है, कोई फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से, कोई इंजरी है जिसकी वजह से हम जॉइंट में कोई इंजरी है या फ्रैक्चर हुआ है बोन का, तो उसकी वजह से मसल्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इमोबिलाइजेशन कॉज हो रही है। अब इमोबिलाइजेशन कॉज हो रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है कि मसल अब जब इमोबिलाइज है हमारे पास लॉन्ग टाइम से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि अब मसल को हमने कहा इमोबिलाइज है, सबसे पहली चीज़, अब उसकी नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी, परफॉर्म नहीं हो रही, फंक्शनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही हैं। ठीक है, जब फंक्शनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है कि अब हम कहते हैं कि मसल अपने नॉर्मल साइज़ में नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा कि जब हम कहते हैं कि अगर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी फिजिकल स्ट्रेस अप्लाई करें मसल पे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मसल जो है अपने डिटोरिएशन शुरू कर देगा, मतलब अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, अपनी साइज़ को डिक्रीज़ कर देगा, अपनी चीज़ों को कम करना शुरू कर देगा। अब उसके अंदर चीज़ें हमें पता है क्या थे, मसल फाइबर्स, मायोफिब्रिल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास बाइसेप्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाइसेप्स की एग्जांपल ले ली, हमारे पास ये मसल है। ठीक है, ड्यू टू फ्रैक्चर हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें मोबिलिटी नहीं हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास मसल है बाइसेप्स और ये हमारे पास हो गया इमोबिलाइज। ठीक है, इमोबिलाइज ड्यू टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब हमारे पास मसल जो है इमोबिलाइज हो गया है ड्यू टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, एनी फिजिकल स्ट्रेस, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस अप्लाई होगा तो क्या होगा कि ये अपने मसल चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देगा जो इसके अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, जैसे है कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को कम करना शुरू कर देगा, डिके करना शुरू कर देगा, उनकी चीज़ों को डायमीटर में डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, उनको नंबर्स में डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब कहते हैं कि हमारे पास इसमें स्ट्रेस अप्लाई हुआ, मसल अब अपने क्या कर रहा है, चीज़ों को कम करना शुरू कर देगा। अब कम करना उसने शुरू किया तो सबसे पहली चीज़ को क्या किया, उसने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का डिके करना शुरू कर दिया। ठीक है,
डिके ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, सबसे पहली चीज़। सेकेंड वन इज उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, डिक्रीज किया मसल फाइबर्स के डायमीटर को, ठीक है। अब जब मसल फाइबर्स का डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का डिके हो गया तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या करेंगे कि हमारे पास, हमें जैसे पता है कि एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे कि उसके बगैर तो हम मतलब हम नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे ना। हमारे पास मसल के साइज में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास चीज़ों जैसी जैसी चीज़ें कम होती जाएंगी हमारे पास साइज में भी डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा और मसल क्या हो जाएगा कि हर चीज़ में डिक्रीज लाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया डिक्रीज इन नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स में भी डिक्रीज आना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं, मायोफिब्रिल्स क्या होता है, मसल फाइबर्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या थे, ठीक है। ये हम सारा कुछ काफ़ी डिटेल में पीछे कर चुके हैं। जैसे हमने सार्कोमेयर और ये सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है, और हमने कहा था कि मसल फाइबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मायोफिब्रिल से मिलके बना होता है। ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या कहा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास डिक्रीज़ आ रहा है मायोफिब्रिल्स में, डिक्रीज़ आ रहा है मसल फाइबर्स की डायमीटर में। तो इनकी सब चीज़ों की डिक्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम एक चीज़ भूल गए थे, वो हमारे पास है फर्स्ट वन इज डिक्रीज़ आ जाता है, डिक्रीज़ इन इंट्रामस्कुलर कैपिलरी डेंसिटी में, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। हमारे पास इंट्रामस्कुलर कैपिलरी डेंसिटी का मतलब है कि जो कैपिलरीज उस मसल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमारे पास जो कैपिलरीज का नंबर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एक जब हम कहते हैं ना कि हम ये मसल है, ठीक है, अगर हम इस मसल का ये वाला एरिया ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको हम यहाँ पे जूम करके देखते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया ले रहे हैं, तो इसमें जितनी कैपिलरीज क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा कैपिलरीज क्रॉस हो रही हैं, ये सारी हमारे पास मसल डेंसिटी कंसीडर होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इंट्रामस्कुलर कैपिलरी डेंसिटी मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कैपिलरीज का नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब हमारे पास कैपिलरीज का नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास ब्लड सप्लाई का क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं कि नॉर्मल नहीं रहेगी, अब नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इसका आउटकम क्या आएगा, इन सब चीज़ों का आउटकम आ जाएगा मसल एट्रोफी, मसल एट्रोफी और मसल वीकनेस, मसल वीकनेस। सो मसल एट्रोफी हमारे पास ये होती है कि हम कहते हैं मसल की वेस्टिंग हो जाना, ठीक है। अब मसल की वेस्टिंग का मतलब हम इस सेंस में ले रहे हैं कि हमारे पास, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास एक मसल है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम तक उसको हमने कोई काम नहीं करवाया, उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई, कोई फंक्शनल एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म नहीं की, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो गया कि मसल जो था काफ़ी टाइम के लिए एक ही जगह पे पड़ा रहा, मोबिलिटी नहीं थी, मूव नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से मसल क्या करता है ना कि मसल, पता है क्या, हमारे मसल्स ऐसे होते हैं कि इनको मूवमेंट चाहिए होती है, इनको अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स और इन चीज़ों को लेने के लिए, इनको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ना, इनको हम मूवमेंट चाहिए होती है, ठीक है। ये मूवमेंट के लिए बेसिकली काम कर रहे होते हैं ना। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास मसल का इशू आएगा इस तरह का कोई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मसल एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। अब इन चीज़ों की डिक्रीज होने की वजह से मसल एट्रोफी होना शुरू होगी, मतलब मसल की वेस्टिंग शुरू होगी, ठीक है। मसल की वेस्टिंग शुरू हो गई तो हमारे पास मसल साइज़ में डिक्रीज़ हो रहा है, मसल हमारे पास डायमीटर में डिक्रीज़ हो रहे हैं, मसल फाइबर्स नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स डिक्रीज़ हो रहे थे, हमने कहा कैपिलरी डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में भी डिटोरिएशन या हमारे पास चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, अल्टरनेशन आना शुरू हो जाएंगी। सो अब हमने कहा कि वीकनेस हो गई और मसल की फोर्स डिक्रीज़ हो गई। मसल की जो नॉर्मल मूवमेंट कराने के लिए फोर्स सप्लाई करता था, वो फोर्स डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास अब हमारे पास यह है कि हमारे पास इन चीज़ों की वजह से ना, ये तो सब डिक्रीज़ हो रही हैं,
ठीक है। मसल एट्रोफी इन्होंने कॉज कर दी एक मसल में। अब उस मसल में मसल एट्रोफी कॉज होने के बाद क्या हुआ कि मसल फाइबर्स या मसल जो था हमारे पास वो फाइबरस होना शुरू हो गया, ठीक है। फाइबरस कंटेंट उसमें ज़्यादा हो गया, इलास्टिक कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया। अब इलास्टिसिटी नहीं रही बल्कि फाइबरस आ गया। जब फाइबरस आ गया तो मसल क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। मतलब एक ना टाइट सा, ये कह सकते हो ना कि आप मतलब मसल में वो इलास्टिसिटी नहीं रही, ठीक है। हम इलास्टिसिटी को कैसे लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि ये जैसे हमारे पास पेन है ना, इस पेन को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये पेन एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम इसको हाथ से तोड़ नहीं सक रहे हैं, ठीक है। प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन ये हाथ से टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से एग्जाम्पल नहीं ले रहे, लेकिन अगर हम एक चीज़ लेते हैं जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो हम उसको आराम से मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको ज़्यादा प्रेशर अगर पेन पे अप्लाई करते हैं ना तो मसल के टूटने का मतलब पेन की टूटने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब क्या हुआ कि हम इसको मसल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास इसके फाइब्रस कंटेंट ज़्यादा आना शुरू हो गया। इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, इसमें फाइब्रस आ गया। अब फाइब्रस इंक्रीज़ हो गया, फैटी टिश्यू इंक्रीज़ हो गया मसल में। किस वजह से? क्योंकि मसल में एट्रोफी हो चुकी है, ठीक है। ओके ठीक है। अब हम कह रहे थे कि हम रिस्पांस देख रहे हैं कि हमारे पास कॉम्पोजिशन कैसे होगी मसल इफेक्ट्स की रिस्पांस पे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास स्लो ट्विच और सॉफ्ट फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब एट्रोफी है ना वो हमारे पास किन मसल्स में जल्दी हो जाएगी और किन मसल्स में देर से होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास ना स्लो ट्विच है, स्लो ट्विच, ठीक है। हम एक मसल ले रहे हैं जिसकी जो स्लो ट्विच है। मैं कोई मसल की यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले रही, सिंपल एक नॉर्मल सा मसल बता रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल। और ये हमारे पास कौन सा है, फास्ट ट्विच है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, फास्ट ट्विच मसल है, और ये हमारे पास स्लो ट्विच मसल है, ठीक है। हमें पता है कि फास्ट ट्विच मसल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे मसल सिंपली हमारे पास जिनमें हम कहते हैं कि रैपिडली जो हमारे पास ना एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। फास्ट ट्विच जो होते हैं वो हमारे पास रैपिडली एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, रैपिडली मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और स्लो ट्विच जो होते हैं वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, स्लोली मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्लोली एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, अब क्या हम कहते हैं कि ना हमारे पास जो इनका ना नॉर्मलाइज क्या होती है कि हमारे पास जो इस मोस्टली जो होती है ना इसमें ये जनरेट फास्ट ट्विच होते हैं ना मोस्टली ये ग्रेटर फोर्स को जनरेट कर रहे होते हैं, मगर ये स्लो ट्विच जो होते हैं वो फोर्स को कम जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्विकली है, इसमें क्विकली चांसेस होते हैं कि फटीग वगैरह का इशू हो जाए, इसमें कम चांसेस होते हैं, मगर ये इससे रिलेट नहीं है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर हम हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं ना जो हमने थोड़े टाइम के लिए करानी है, मेन चीज़ हमारे पास पॉइंट ये है, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ लेकिन होंगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगी, तो हम उनको कहते हैं कि हमारे पास वो एक्टिविटीज़ सिंपली फास्ट ट्विच में आती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्लो ट्विच में आती हैं वो हमारे पास होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे पास होती इंटेंसिटी उनकी कम है। मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी अब क्या होगी, लो इंटेंसिटी, बट ड्यूरेशन क्या हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन। अच्छा, अब डिफरेंस समझ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि हमारे पास जो रैपिड एक्शन परफॉर्म कराना होता है ना वो हम फास्ट ट्विच से कराते हैं, और स्लो ट्विच से हम कहते हैं कि मोस्टली हमने ऐसा एक्शन परफॉर्म कराना होता है कि हमारे पास स्लो ट्विच से जिसमें हमें स्लो एक्शन चाहिए लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, हम उसमें स्लो ट्विच फाइबर्स का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स में ना ये है कि हमारे पास जो मोस्टली जो पोस्चरल मसल्स होते हैं ना वो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं। मतलब जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए होते हैं ना, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करना होता है, तो ये हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फास्ट ट्विच है वो हम कह सकते हैं जो हम कहते हैं ना, हम जंपिंग वगैरह, या हम कहते हैं कि हमें ऐसे मसल जिनमें ज़्यादा वर्क चाहिए होता है, फास्ट वर्क चाहिए होता है ना, जब हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक हम जंप करते हैं, तो जो जो मसल्स हमारे जंपिंग में काम आ रहे हैं वो फास्ट ट्विच फाइबर्स होंगी, ठीक है, फास्ट ट्विच मसल्स होंगी। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पोस्चरल मसल्स हो गए ये और फास्ट ट्विच मसल्स हो गए ये, ठीक है।
अब आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है कि हमारे पास मसल की एट्रोफी होने के चांसेस किस में ज़्यादा हैं, मतलब किस में क्विकली एट्रोफी हो जाएगी? ठीक है, अब हम ये चीज़ ऐसे देखते हैं ना कि अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ठीक है, हम इसमें ऐसे देख रहे थे कि हमारी सबसे पहली चीज़ हम इसमें इसलिए देखते हैं कि फास्ट ट्विच में ना क्या होता है कि हमारे पास जो हम देख रहे थे कि स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच को, ठीक है, तो हम फास्ट ट्विच को हम ऐसे कह रहे थे कि हमारे पास ना रैपिडली है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट है। जब शॉर्ट ड्यूरेशन की बात आ गई ना, तो इसका मतलब मसल एट्रोफीज में तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें मोबिलाइज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करेंगे तो हमारे पास मसल एट्रोफी के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट ट्विच जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मोर क्विकली और मोर एक्सटेंसिवली होने के, वो स्लो ट्विच फाइबर्स में होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, क्विकली और रैपिडली होगी, क्विकली और रैपिडली है एज कम्पेयर टू फास्ट ट्विच फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन और पोजीशन भी इमोबिलाइजेशन की काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। वो इस वजह से कि हमारे पास हो सकता है किसी से ऐसी पोजीशन में है जिसमें ज़्यादा मसल्स की ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिस ज़्यादा मसल्स इमोबिलाइज हुए हैं तो उसमें उसमें इतने ही ज़्यादा मसल्स की एट्रोफी ज़्यादा होगी, या इतने ही ज़्यादा एक्सटेंट पे हमारे पास एट्रोफी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और मसल ज़्यादा अपनी पावर और स्ट्रेंथ को लॉस करते जाएंगे। अच्छा, अब जितने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम इमोबिलाइजेशन करेंगे उतनी ही एट्रोफी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उतना ही फंक्शन स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब हम सिंपली कहते हैं ना, हम एक मसल है, हमने उसको 1 वीक के लिए ओके, एक मसल है हमारे पास, हमने उसको 1 वीक के लिए प्लास्टर किया है, ठीक है, मतलब किसी इंजरी की वजह से हमने उसको इमोबिलाइज करा दिया प्लास्टर पीओपी करके। तो हमने क्या किया, हमने उसको 1 वीक के लिए, या 1 वीक कम है, 1 मंथ के लिए कर देते हैं, ठीक है, 1 मंथ के लिए कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि 1 मंथ के लिए कर दिया, 1 मंथ के बाद आके उसने दोबारा दिखाना है। अगर तो हमारे पास फ्रैक्चर हील हो चुके हैं तो हम उसको रिमूव करते हैं, वरना हम उसको और ड्यूरेशन देते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन है जिसने 1 मंथ के बाद करा दिया रिमूव, और दूसरा पर्सन है जिसने 1 मंथ के बाद अभी भी रिमूव नहीं कराया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जिसने 1 मंथ के बाद रिमूव कराया है, इसने रिमूव करा दिया है पीओपी, एंड इसने रिमूव नहीं कराया है पीओपी, ठीक है, इसने रिमूव नहीं कराया। अब इस दोनों में फ़र्क ये आया कि हमारे पास इसकी जो ड्यूरेशन थी वो क्या होगी, इंक्रीज कम थी। मतलब इसमें क्या हो गया कि अब जो फंक्शन स्ट्रेंथ लॉस हुई थी वो कम थी, तो हमारे पास हम इसको जल्दी रिवाइव वापस करा सकते हैं, ठीक है, रिमोबिलाइजेशन की तरफ वापस ला सकते हैं। इसकी क्या होगी हमारे पास, एट्रोफी कम हुई इसमें एज़ कम्पेयर टू जिस बंदे ने रिमूव नहीं कराया, तो उसमें क्या हो गई, एट्रोफी ज़्यादा हो गई, क्योंकि अभी उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई थी तो हम उसको रिमूव नहीं कर सके, ठीक है। अच्छा, अब एट्रोफी हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में ही बनना शुरू कर दे, ठीक है, और हो सकता है कि हम कहते हैं कि या तो कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाती है, दिनों में शुरू होते होते वीक्स ले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को वीक्स में स्टार्ट होती है, कुछ को दिनों में ही शुरू हो जाती है। ओके, अब हम कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ डिक्रीज अगर क्रॉस सेक्शनल साइज, मतलब सिर्फ उसकी साइज़ में डिक्रीज नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट भी हो रही है। मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट ये मतलब है हमारे पास कि उसकी मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट में भी डिटोरिएशन आ रही है, मतलब हमारे पास वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट का मतलब हमारे पास वो होता है कि हम जो मोटर यूनिट्स हैं, हमारे पास जो एडिशनल मोटर यूनिट्स हैं उनकी एक्टिवेशन हो रही थी, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कराना होता है या हम कुछ ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करानी होती है, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, मोटर यूनिट की एडिशनल मोटर यूनिट्स की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि हमारे पास क्या होगी कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हम ज़्यादा टाइम के लिए या मसल फाइबर्स का या इसको ओवर टाइम कर देते हैं, हमारे पास ये ज़्यादा टाइम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ रहेगा,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू देखते हैं ना, हमारे पास ईएमजी के थ्रू, ठीक है। अब ईएमजी जैसे हमें पता है कि हम मसल एक्टिविटी को नोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्केलेटल मसल्स में, उसके थ्रू। तो हम स्केलेटल मसल्स के फाइबर्स को नोट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास ईएमजी की एक्टिविटी को देखेंगे तो हमारे उसमें हमें शो होगा कि मोटर रिक्रूटमेंट, जो मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट है, उसमें भी इश्यूज़ आ रहे हैं, वो भी डिटोरिएट होना शुरू हो गया, उसमें भी डिक्रीज़ आना शुरू हो गया या डिस्ट्रॉय आना शुरू हो गया, मतलब अपनी साइज़ में या नंबर्स में डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, मसल की एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और मसल यूनिट्स भी नॉर्मली परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का डिक्रीज़ होना और हमारे पास मोटे रिक्रूटमेंट की मोटे यूनिट के रिक्रूटमेंट का डिटोरिएट होना या डिक्रीज़ होना, ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास मसल की, जो मसल हमारे पास पावर लगा के कोई मूवमेंट जनरेट करता है या कोई फोर्स लगा के कोई परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, अपनी फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ को वो लूज़ करता जाएगा जितने टाइम के लिए हम इसको इंक्रीज़ कराते जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हमने कहा कि लेंथन और शॉर्टन पोजीशंस का हमने जिक्र किया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि हमारे पास इमोबिलाइजेशन जब हम शॉर्टन पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, शॉर्टन पोजीशन में, ठीक है। अब हमारे पास एक मसल है जो हमारे पास काफ़ी अरसे के लिए ना, मतलब सेवरल वीक्स, ठीक है, वो किसी भी सर्जरी की वजह से हो सकता है टेंडन रप्चर हुआ हो या मसल की टीयर हुए हो, जिसकी रिपेयर के बाद उसको इमोबिलाइज करा दिया गया। अब वो इतने अरसे के लिए इमोबिलाइज है, लेकिन शॉर्ट एंड पोजीशन में मसल, मतलब शॉर्ट एंड पोजीशन में मसल इमोबिलाइज हुआ हुआ है। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास लेंथ में भी रिडक्शन आएगी, उसकी मसल के फाइबर्स में भी रिडक्शन आएगी, और सबसे मेन चीज़ जो है, नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स में भी डिक्रीज आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जो सार्कोमेयर्स थे ना, उनमें डिक्रीज आएगा, जो सीरीज़ में एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, जैसे हमने कहा कि हमारे पास वो मसल्स में अटैच होते हैं एज ए सीरीज फॉर्म में सार्कोमेयर्स, ठीक है। तो हमने कहा कि उन सब में डिक्रीज आने की वजह से एक टर्म हमारे पास आती है, हम उस टर्म को कहते हैं सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये हमारे पास टर्म शो करती है कि सार्कोमेयर एब्जॉर्ब हो गया, मतलब सार्कोमेयर डिक्रीज होना शुरू हो गया नंबर्स में, ठीक है, मतलब रिडक्शन होने लगी है नंबर्स में सार्कोमेयर की सीरीज में। तो हमारे पास सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन एक टर्म आ गई, ठीक है। फिर से एक बार बताते हैं, मसल हमने कहा शॉर्टेड पोजीशन में, ठीक है, मसल हमने कहा शॉर्टेड पोजीशन में काफ़ी टाइम के लिए, मतलब सेवरल ऑफ वीक्स के लिए हमारे पास इमोबिलाइज हो चुका है, ठीक है। किस वजह से हो सकता है कोई फ्रैक्चर हुआ हो, कोई सर्जिकल इशू हुआ हो, जिसकी वजह से सर्जरी के बाद उसको इमोबिलाइज करा दिया गया है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि रिडक्शन आना शुरू होगी मसल की लेंथ में, जाहिर सी बात है, मसल इमोबिलाइज हुआ है, उसकी लेंथ तो कम होगी है, ठीक है, फाइबर्स भी कम होना शुरू हो गए हैं, साथ साथ सार्कोमेयर्स भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। सार्कोमेयर डिक्रीज हुए हैं तो उसके बाद क्या, हमने उसको टर्म कंसीडर कर लिया सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन इतनी फास्टर रेट पे होती है कि अगर हम उसको वापस रीजनरेट सार्कोमेयर्स को कराएं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मसल की एबिलिटी चाहिए होती है उसको वापस रीजनरेट कराने के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन भी चाहिए होता है वापस रिस्टोर कराने में सार्कोमेयर्स को, जब हम वापस उसको रीमोबिलाइजेशन की तरफ पे लाएंगे, ठीक है। मतलब हमने कहा कि हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन को वापस लाने के लिए हमें, मतलब बहुत फास्ट है, मतलब बहुत जल्दी से सार्कोमेयर की एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम इसको कहते हैं हम इसको वापस रिस्टोर कराना चाह रहे हैं, मगर उसको वापस नॉर्मलाइज फॉर्म में मसल को ला रहे हैं, तो सार्कोमेयर हमें ज़्यादा चाहिए। तो जब ज़्यादा चाहिए होंगे तो रिस्टोर कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसल की एबिलिटी लगानी पड़ती है उसको वापस रीजनरेट कराने के लिए, और टाइम ड्यूरेशन भी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास डिक्रीज हो गया ओवरऑल लेंथ मसल फाइबर्स के सीरीज, हमने कहा इन सब में जो हमारे पास मसल एट्रोफी और वीकनेस में कंट्रीब्यूशन दे रही थी, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आ गई है वो हमारे पास आ रही है मसल की जो एट्रोफी है ना, वो फास्टर होती है शॉर्ट एंड पोजीशन में, मतलब अगर मसल शॉर्ट पोजीशन में ना तो हमारे पास फास्टर होगी, मतलब जल्दी जल्दी हो जाती है मसल की एट्रोफी एज कम्पेयर टू मसल लेंथनिंग पोजीशन में, ठीक है। जाहिर सी बात है शॉर्ट एंड पोजीशन में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, तो इसमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा हैं कि ज़्यादा देर के लिए उस पर लो इंटेंसिटी का लेकिन स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास शॉर्ट एंड पोजीशन पे ज़्यादा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू लेंथन पोजीशन पे, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है कि हम कहते हैं हमारे पास जो ग्राफ है, नॉर्मली जो हमारे पास ग्राफ था, बना के दिखाती हूँ, जो हमारे पास नॉर्मल ग्राफ था ना टेंशन और लेंथ का, ये हमारे पास रेस्टिंग लेंथ है,
रेस्टिंग लेंथ है, ठीक है। जो हमारे पास ग्राफ है ना, नॉर्मल टेंशन और लेंथ ग्राफ, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मसल क्या हो रहा है, शॉर्टेंड हो रहा है, ठीक है। तो क्या आगे कि ये ग्राफ ज़्यादा लेफ्ट की तरफ होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आना शुरू हो जाएगी इसकी नॉर्मल जो कर्व थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिक्रीज आ रहा है मसल की कैपेबिलिटी के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। और जब मसल की कैपेसिटी जो हमारे पास प्रोड्यूस कराती थी टेंशन, तो जब हमारे पास टेंशन ही कम प्रोड्यूस हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, आई थिंक सो लेफ्ट, ओके, ठीक है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट इस साइड पे होगा, ठीक है, हमारी नॉर्मली इस साइड पे हम लेफ्ट कहेंगे, ठीक है। तो मसल का ग्राफ जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास मसल की कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हम मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस नॉर्मली कराते थे वो नहीं हो रही है, मतलब वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। जब टेंशन डिक्रीज होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगी टेंशन तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है कि हमारे पास, हम कहते हैं, हमने जैसे पहले पढ़ा था, फाइब्रस टिश्यू भी इंक्रीज हो रहा है, फैट भी इंक्रीज हो रहा है, और फैट जब इंक्रीज हो रहा है तो इमोबिलाइजेशन में तो हमारे पास एक्सटेंसिबिलिटी डिक्रीज हो रही है मसल की। जब एक्सटेंसिबिलिटी ही डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्सटेंसिबिलिटी और सारा कुछ शॉर्टेड मसल में डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमारे पास मेन चीज़ ये आ रही है, हमने इसको कहा कि हमारे पास इस तरह कर्व आ रही है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास फाइब्रस टिश्यू और फैट जो है वो अपनी नॉर्मल अमाउंट से प्रोपोर्शन से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब ये चीज़ बढ़ेगी हमारे पास एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाएगी और हमारे पास फाइब्रस या मसल टॉट होना, ये टाइट होना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि हमारे पास एक तरह से तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि एक्सटेंसिबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, मगर दूसरी तरफ से ये हमारे पास प्रोटेक्शन भी अप्लाई कर रहा होता है जब हम कोई स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं मसल के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास एज अ प्रोटेक्शन काम करता है, जो वीकेंड मसल है जिसके ऊपर हम स्ट्रेच अप्लाई करेंगे बाद में ताकि हम उसको वापस रिमोबिलाइज करा सकें, ये इसको नॉर्मली एक प्रोटेक्शन दे रहा होता है उस मसल को, ठीक है। सेकेंड हम आते हैं लेंथन पोजीशन में, ठीक है, लेंथन पोजीशन में। सो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक मसल है जो हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए लेंथन पोजीशन में, ठीक है, वो ड्यू टू हम कैसे हैं, हम किसी रिजिड चीज़ की वजह से, किसी हम सख्त सी चीज़ के थ्रू हम उसको लेंथन पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, किसी स्प्लिंट के थ्रू या स्प्लिंट के थ्रू हम उसको लॉन्ग पोजीशन में या लेंथन पोजीशन में रखते हैं, मगर मतलब अगर मैक्सिमम उसकी जो अवेलेबल लेंथ है ना उसमें रखते ना, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि मोस्टली हम कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह में ना ये देते हैं, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्चर जो होते हैं ना उनमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी ROM। अब ठीक है, हमारे पास इंक्रीज हो रही है ROM, कुछ एनिमल्स की स्टडीज़ के एविडेंस भी हैं ये कि हम लेंथन पोजीशन में रखें तो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब कुछ एविडेंस ये कहते हैं हमारे पास कि अगर हम इसको लेंथन पोजीशन में रखते हैं ना तो हमारे पास, जैसे हमने कहा, यहाँ सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन हो रही थी, सार्कोमेयर डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, सार्कोमेयर डिक्रीज हो रहे थे सीरीज़ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सार्कोमेयर इंक्रीज होंगे, सार्कोमेयर इंक्रीज हो जाएंगे, जिसको हमने कहा है मायोफिब्रिलोजेनेसिस, ठीक है, मायोफिब्रिलोजेनेसिस जो हमारे पास है, सार्कोमेयर इंक्रीज है, ठीक है। और सार्कोमेयर इंक्रीज सीरीज़ में, जैसे हमें पता है सीरीज़ में इनकी कनेक्शन होती है, तो नंबर ऑफ सीरीज़ में ही हमारे पास नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स जो है वो सीरीज़ में इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि हमारे पास ग्रेटर फंक्शन ओवरलैप जो हमारे पास आता है एक्टिन और मायोसिन का, उसको मेंटेन कराने के लिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए ना मसल को यूँ स्ट्रेच रखेंगे ना तो इनका ओवरलैप कम ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमें पता है स्ट्रेच पोजीशन में क्या सिचुएशन थी, ऐसे थे एक्टिन मायोसिन, ठीक है। मैं बताती हूँ, हमारे पास वैसे लास्ट वीडियो में हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है, काफ़ी डिटेल में। ये हमारे पास एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्या हो गया ना कि हमारे पास स्ट्रेच आएगा ना तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ओवरलैप हुआ बना, ठीक है। अब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सॉरी तो मैंने फिर से पैसे बना, चलो नीचे हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दूर चले गए, अब हमारे पास क्या हो गया, ओवरलैप कम हो गया, ठीक है। अब ओवरलैप कम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमें ओवरलैपिंग के लिए और मसल सार्कोमेर्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें सार्कोमेर्स ग्रेटर अमाउंट में चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, सार्कोमेर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे मायोफिब्रिलोजेनेसिस से,
इस टर्म को हम मायोफिब्रिलोजेनेसिस कहते हैं, जैसे हमने ऊपर सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि परमानेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। परमानेंट चेंजेस यानी मसल लेंथ में इंक्रीज परमानेंटली होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या कहते हैं कि अगर हम उसको कहते हैं कि हम नॉर्मली एक्टिविटीज़ उसको नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ वो पहले परफॉर्म करते थे, अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमारे पास उसके साथ साथ वो अडेप्ट करना शुरू कर देगा उन एक्टिविटीज़ को, और वो नॉर्मली मूवमेंट्स परफॉर्म करेगा, अगर हम उस पर स्ट्रेचिंग वगैरह भी अप्लाई करें या ऐसे करें, ठीक है। लेकिन एक मेन पॉइंट है इसमें, ये चीज़ है ओके। अब जो मेन पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास चाहे वो शॉर्ट एंड पोजीशन में हो या लेंथ एंड पोजीशन में हो, ठीक है, मतलब कि सार्कोमेयर का इंक्रीज हो चाहे सार्कोमेयर का डिक्रीज हो, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास 3 to 5 वीक्स के अंदर अंदर ना वापस आना शुरू हो जाते हैं, जब हम मोबिलाइजेशन की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम उसको ऐसे मोबिलाइजेशन कराते हैं, उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ इसी के अकॉर्डिंगली करा देते हैं जिसके अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ इंक्रीज हुई हुई है, तो हम ये कहते हैं कि वो अडेप्ट करना पेशेंट शुरू हो जाएगा, पर्सन शुरू हो जाता है, और अपनी फुल रेंज ऑफ मोशंस जो होती है ना, वो उसी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली फुल रेंज ऑफ मोशन ढा लेता है। मतलब अपने जो नॉर्मल उसकी लेंथ एंड पोजीशन अब बन चुकी है, उसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी फुल रेंज ऑफ मोशंस जो है ना वो अडेप्ट करना शुरू कर देगा। मोस्टली अडेप्टेशन का सारा यहाँ पे काम है। सो आज हमने ये चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। हम नेक्स्ट में बाकी चीज़ें कवर करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया है, काफ़ी टर्म्स थी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू पे पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।